ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोसी और गंडक नदी में उफान के चलते प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा। 10 जुलाई को होगा मतदान। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करने का निर्देश दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। श्री कुमार ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बाद में मुख्यमंत्री ने वाल्मीकिनगर गंडक बराज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर दर्ज किया गया। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में और महानंदा का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर बना हुआ है। इधर परमान नदी भी अररिया में खतरे के निशान से 28 सेंटीमीटर ऊपर बनी हुई है। सुपौल, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुपौल में 5 प्रखंड की 27 पंचायतों की लगभग 5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के बाद भीमनगर कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि कल के मुकाबले आज नदी के जलस्तर में गिरावट आई है। जल संसाधन विभाग के अनुसार कोसी बराज से आज 2,25,000 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया। जलस्तर में हो रहे उतार चढ़ाव के बीच कोसी नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध के भीतर रह रहे लोग पूरी तरह से बाढ़ के चपेट में आ चुके हैं। जिले के सुपौल सदर, किशनपुर, सरायगढ़ भपटियाही, मरौना और निर्मली प्रखंड के कई गाँव बाढ़ के चपेट में हैं। तटबंध के भीतर रह रहे लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं। जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग द्वारा तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पॉलीथीन शीट का वितरण किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। इधर पश्चिम चंपारण में गंडक के साथ साथ सिकटा नदी भी तबाही मचाने लगी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि हजारों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। वाल्मीकिनगर गंडक बराज से आज भी 2,70,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया। इसके बाद दियारा के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। जिले के पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के कई गांवों समेत चकदहवा, झंडू टोला, एसएसबी कैंप और बिनटोली में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। वहीं योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के जरलपुर, खुटवनिया और सिसवा मंगलपुर पंचायत के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इधर जिले में सिकटा नदी भी कहर ढाने लगी है। नदी में आए दिन उफान से घोड़ा सहन नहर के 28 लखा पुल के पास पश्चिमी सुरक्षा तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील कर रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल सामुदायिक रसोई घर का संचालन शुरू किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार। पूर्वी चंपारण जिले में भी नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूर्वी चंपारण जिले में गंडक और उसकी सहायक नदी सिकरहना लगातार उफान पर है। जिले के भवानीपुर से लेकर के पुछरिया तक बाढ़ की स्थिति बन गई है। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिला प्रशासन ने गंडक की पेटी में रह रहे लोगों से तत्काल ऊंचे स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार माइकिंग कराई जा रही है। इस बीच प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के
लोगों के लिए नाव की भी व्यवस्था की है। साथ ही आश्रय स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार। गोपालगंज से हमारे संवाददाता ने बताया कि बांध के अंदर बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले के प्रभारी मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। डुमरिया घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गोपालगंज सदर माझा प्रखंड क्षेत्र के साड़न बांध के अंदर बसे कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। सदर प्रखंड के रामनगर, जागीरी टोला, मलाही टोला में सड़कों पर बाढ़ का पानी आ जाने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए नाव की व्यवस्था की जा रही है। इधर बांध की निगरानी के लिए जल संसाधन की टीम 24 घंटे बांधों की निगरानी कर रही है। सूबे के गन्ना मंत्री ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया व कम्युनिटी किचन चलाने को लेकर डीएम को निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोपालगंज से मधेश तिवारी। प्रदेश में मानसून की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सहरसा के पत्थरघट में सबसे अधिक 111.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान सीमांचल के जिलों कटिहार, अररिया और पूर्णिया में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। वहीं राज्य के शेष हिस्सों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिम एवं मध्य भागों के कुछ स्थानों जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। भारी वर्षा उत्तर बिहार के सीमांचल के जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है, जबकि शेष भाग के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा देखी जा सकती है। प्रदेश के दिन के तापमान में अगले 2 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तत्पश्चात अगले 2 दिनों में वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने से फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का पूर्वानुमान है। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड के लोहरगांवा गांव में आज एक पुलिया ध्वस्त हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पुलिया का निर्माण वर्ष 2019 में ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 45 लाख रुपए की लागत से करवाया गया था। पुलिया के ध्वस्त होने से आवागमन बाधित हो गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए आज प्रचार समाप्त हो गया। मतदान 10 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 13 जुलाई को होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि उपचुनाव को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन के नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार किया। उपचुनाव में कुल 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रुपौली विधानसभा उपचुनाव एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। प्रचार अभियान के दौरान एनडीए से जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान तथा जीतन राम मांझी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने जदयू उम्मीदवार कलाधर मंडल के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं इंडी गठबंधन से राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी समेत कई नेताओं ने राजद उम्मीदवार बीमा भारती के पक्ष में जनसभा की। इस बीच पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राजद उम्मीदवार बीमा भारती को समर्थन देने की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्णिया से होमी चंदन। सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही न्यायालय ने सीबीआई को भी मामले में अब तक की अपनी जांच पर एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने एनटीए, केंद्र सरकार और सीबीआई को बुधवार शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं से संबंधित कई याचिकाओं पर आज सुनवाई की। इनमें परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार के आरोप तथा नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह तथ्य कि परीक्षा की पवित्रता से समझौता किया गया है जो संदेह से परे है। उन्होंने कहा कि दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले पेपर लीक कहां से हुआ यह पता होना जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा रद्द करना अंतिम उपाय है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। एनटीए देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन करता है। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति J.B. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की पीठ ने मासिक धर्म अवकाश नीति की मांग करने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने महिला और बाल विकास मंत्रालय को इस पर एक नीति तैयार करने के लिए हितधारकों के साथ बैठक आयोजित करने को कहा। न्यायालय ने कहा कि नीति से जुड़ा यह मुद्दा अदालतों के संज्ञान का मुद्दा नहीं है। महिलाओं को ऐसी छुट्टी देने पर अदालत का निर्णय प्रतिकूल और हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि नियोक्ता उन्हें काम पर रखने से बच सकते हैं। पीठ ने आगे कहा कि यह निर्देश राज्य सरकार को मासिक धर्म अवकाश की नीति पर स्वतंत्र निर्णय लेने में बाधक नहीं बनेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 2 वर्षीय B.Ed और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। B.Ed परीक्षा में हाजीपुर की प्रीति अनमोल टॉपर बनी है। 1,80,050 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। वहीं शिक्षा शास्त्री के लिए आयोजित परीक्षा में 257 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। अभ्यर्थी बिहार CTET BEd.lnmu.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। विद्यार्थी कल तक उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा परिणाम 1 सप्ताह के अंदर घोषित होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित अपने आवास में पौधारोपण कर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। श्री कुमार ने लोगों से अपने आवासीय परिसर और आसपास पौधारोपण कर अभियान को सफल बनाने की अपील की। मधुबनी की पॉक्सो अदालत ने एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में दोषी जितेंद्र कुमार यादव को अलग अलग धाराओं के तहत उम्र कैद और 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 20,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोसी और गंडक नदी में उफान के चलते प्रदेश में बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा, 10 जुलाई को होगा मतदान। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र सरकार एनटीए और सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श कर महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पर एक मॉडल नीति तैयार करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।